यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी जेलर को। मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गई है। उसकी जगह पर वहां एक नकली मूर्ति को रखा गया है। पुलिस कहता है कि जो है वैसा ही इसे छोड़ दो, मुझे इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर गांव वालों को इस बारे में मालूम पड़ा तो वैसे भी हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 आदमियों को एसिड टैंक के ऊपर लटके हुए देख पाते हैं। इन्होंने एक छोटी सी मूर्ति को बेच दिया था और इन मूर्तियों का साम्राज्य वर्मा चलाता है। वहाँ बेरहम तो है ही, थोड़ा सनकी टाइप का भी है। उसको कभी भी कुछ भी मन में आए तो वहाँ कर देता है। वो कहता है कि मैं ये धंधा 40 सालों से कर रहा हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते तो तुम मुझसे मांग लेते, मगर बेटा तुमने चोरी की है, इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेंगे ही। वहाँ तीनों को एसिड वाले टैंक में डालकर मार डालता है। वहीं पे उसका पागल दोस्त पांड्या भी होता है। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर मुत्तू नन अदर देन रजनीकांत सर को देख पाते हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी, बेटा, बहू और छोटा सा पोता ऋत्विक रहता है। वहाँ अपने पोते से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ उनके साथ बच्चों की तरह खेलते हैं। मुत्तू बहुत ही शांत स्वभाव का है, उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलहाल वहाँ ये कहानी तो अपने परिवार वालों को बता रखा था। जब वहाँ अपने पोते के साथ खेल रहा होता है, एक आदमी उसके दरवाजे पे आकर गन दिखाकर उसे कहता है कि तेरे बेटे को बहुत बोला था कि इस मूर्ति वाले केस का इन्वेस्टिगेशन न करे। अब हो गया ना पंगा, ऊपर से ऑर्डर है तुम्हें अपने साथ ले जाने का। मुत्तू अपनी फैमिली के बारे में सोचकर चुपचाप इस गुंडे के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मुत्तू का बेटा करण ढाबे में जाता है और वर्मा के आदमी नीलेश उसे कहता है कि मालूम है आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ये मूर्ति वूर्ति का केस है ना, आप इसे छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ आपकी फैमिली भी जाएगी। करण कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बीच मेरी फैमिली कहाँ से चली आई? तो नीलेश कहता है कि हमने तुम्हारे पापा को उठा लिया है, रुको अभी मैं अपने आदमी के पास कॉल लगाता हूँ। तभी उधर से मुत्तू कॉल करता है नीलेश के पास और कहता है कि तुम्हारे सारे आदमी सो गए, क्या मैं यहाँ से जाऊँ? करण कहता है कि तुमने गलती कर दी, मैं तो शेर हूँ लेकिन मेरे पापा बाड़ा डायनासोर हैं। दरअसल करण को अपने पापा की सच्चाई के बारे में मालूम था। वह यहाँ से नीलेश को उठाकर अपने लॉकअप में ले जाता है और इसे काफी तगड़ी पिटाई धुलाई करता है। दूसरी तरफ हम लोग मुत्तू को देख पाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ काफी हंसी खुशी से रह रहा होता है। उसका बेटा उसकी इज्जत करता था और उसी की तरह एक ईमानदार पुलिस वाला था। असल में मुत्तू एक रिटायर जेलर है और उसने हमेशा कानून के कायदे में ही रहकर काम किए हैं और वह जिस तरह ईमानदार था उसी ईमानदारी के साथ अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाया है। मुत्तू जब बाजार से लौट रहा था तो उसे पांडु बोलता है कि अभी मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ठोक देता, तेरे पोते ने एक बार बॉल मारकर मेरे भाड़े की टैक्सी की कांच को तोड़ दिया था। मैंने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब तुम्हारे पोते ने जवाब दिया कि सड़क से गाड़ी चलाना छोड़ अब हवा में गाड़ी चला। तू इन सारी वाकया को देखकर दूर से हंस रहा था, तभी से मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। पूर्णिमा सुबह मुत्तू को बोलती है कि करण कल रात से ही घर नहीं आया है। मुत्तू पुलिस स्टेशन कॉल लगाकर पता करता है कि आखिर करण है कहाँ। तो ये सही बताता है कि करण सर तो रात ही के वक्त ही यहाँ से घर के लिए निकल गए। अब मुत्तू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलता है। बड़े ऑफिसर बोलते हैं कि करण एक एसीपी है, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। अगर ये बात बाहर जाएगी तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। हवलदार सभी आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें किसने बोला था कि मूर्ति का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम लोगों ने उसे रोका भी था, मगर उसे तो हीरो बनने का शौक था, गायब हो गया ना। अब इन सारी वाकया को मुत्तू दूर से खड़ा होकर सुन रहा था। अब इस बारे में पता लगाने के लिए मुत्तू नीलेश के पास जाता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप लोगों को मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ है तो आप प्लीज मुझे बता दो, आज के बाद से वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब नीलेश कहता है कि लॉकअप में तेरे बेटे ने तो मेरे ऊपर 3rd डिग्री चार्ज किया था। अगर मुझे इस बारे में मालूम भी होगा ना तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। और हाँ, कल मैं चमेली के घर जा रहा हूँ, अगर तुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है तो उधर भी आकर मालूम कर सकता है। और नीलेश के लोग मुत्तू के ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। रात के वक्त मुत्तू जब अपने घर लौटता है तो एक लेडी कांस्टेबल कहती है कि मैंने करण सर को पहले ही मना किया था कि मूर्ति इन्वेस्टिगेशन में जितने भी ऑफिसर गए हैं वो आज तक जिंदा नहीं बचे हैं, शायद अब करण सर भी हमारे बीच नहीं रहे। अब ये सारी बातें जानने के बाद मुत्तू और उसकी फैमिली पूरी तरह अंदर से टूट जाते हैं, मानो घर में ग्रहण सा लग गया हो। मुत्तू की पत्नी पूर्णिमा कहती है कि मेरे बेटे का मौत का जिम्मेदार आप भी हो। लाइफ में कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर आपने अपने बेटों को ये वाकया सिखाया होता तो हो सकता है कि वो आज हमारे बीच जिंदा होता। इसके बाद हम लोग मुत्तू का एक अलग ही अवतार को देखते हैं, मानो ऐसा कि शेर शिकार पे जाने से पहले तैयारी कर रहा हो। जब वहाँ जा रहा होता है तो रास्ते के बीच उसे पांडु मिलता है। पांडु फिर से मुत्तू को धमकी देने लगता है कि आज मैं जरूर तुझे ठोक देता। मुत्तू कहता है कि आज मैं चमेली से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। अब पांडु लड़की का नाम सुनकर वह मुत्तू को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है।
इधर हम लोग एक कमरे में नीलेश को देखते हैं, जिसे किसी ने वही से एसएमएस किया था कि सर वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से पुलिस वाले सब हमसे पूछताछ कर रहे हैं। नीलेश कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझसे फोन पे मत करे, मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं वर्मा का पालतू कुत्ता हूँ। जब वो ये सारी बातें कर रहा था तो उसके पीछे जेलर यानी कि मुत्तू खड़ा था। उसे वही मार डालता है और उसकी लाश को बोरी में डालकर पांडू के गाड़ी के पास लाता है और कहता है कि इसके अंदर कचरा है, मुझे इसे पानी में फेंकना है, तुम मेरी मदद करो। पांडू मुत्तू का मदद करता है और उस बोरी को पानी में फेंक देता है। कार में बैठकर जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसमें खून लगा होता है। तब जेलर उसे सारी सच्चाई के बारे में बताता है और कहता है अब तो तू भी फंस गया, अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अगले दिन मुत्तू ऋत्विक को स्कूल छोड़ने के लिए गया था। आइसक्रीम के दुकान पे जाकर ये लोग आइसक्रीम ले रहे थे, तभी एक आदमी ऑटो से चाकू लेकर आता है और वो ऋत्विक पे हमला करता है, लेकिन मुत्तू ऋत्विक को बचा लेता है। तब वर्मा मुत्तू के पास कॉल करता है, कहता है कि तू नीलेश को मारकर बच जाएगा, तेरे परिवार के इतने टुकड़े करेंगे कि पूरे बॉडी को समेटने में तुझे 10 दिन लग जाएंगे। अब रात के वक्त मुत्तू शराब के ठेके पे जाता है शराब पीने, मगर वहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था जिसने ऑटो में आया था और ऋत्विक पे हमला किया था। मुत्तू जब शराब के ठेके से जा रहा होता है तो वो आदमी मुत्तू का पीछा करता है और वह मुत्तू पे हमला करने ही वाला होता है। तभी मुत्तू एक तलवार निकालता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसका साथी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और मुत्तू उसे भी खत्म कर देता है। अगले दिन मुत्तू पूर्णिमा को कहता है कि मुझे करण के जाने के बाद रात के वक्त मुझे नींद ही नहीं आती, मैं थोड़ा डरा डरा रहता हूँ, अच्छा होगा तुम मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मुत्तू का अकेले में इलाज कर रहा होता है। तब मुत्तू डॉक्टर को कहता है मुझे कुछ मर्डर करने जाने हैं, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी फैमिली का ध्यान रख सकते हो? तुम मेरी फैमिली को यहीं एक छोटा सा कमरा दे दो। अब ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मुत्तू कहता है कि तुम मेरी फैमिली को बस इतना बोल देना कि मैं कभी कभी थोड़ा वायलेंस हो जाता हूँ और थोड़े ही देर में शांत हो जाता हूँ, बस उन्हें ऐसा लगे कि मैं मेंटली बीमार हूँ। इधर गुरु कहता है कि ये गाड़ी एसीपी की फैमिली का है, इस गाड़ी का लास्ट लोकेशन मालूम करो कि आखिर एसीपी की फैमिली है कहाँ। वैसे गुरु वर्मा के लिए काम करता है। इधर जेलर और पांडू बेंगलुरु जा रहे थे, तभी उसके पास पूर्णिमा कॉल करती है। तो मुत्तू कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है टहलने के लिए, इसीलिए मैं और पांडू बेंगलुरु जा रहे हैं। पूर्णिमा पांडू को कहती है कि तुम इनका ख्याल रखना, ये थोड़ा मेंटली बीमार हैं। पांडू कहता है हाँ मैं इनके वजह से ही फंसा हूँ, मगर वहाँ फोन में नहीं मन ही मन बोलता है। इधर जेलर बेंगलोर विक्रम के घर आता है। विक्रम बेंगलोर का जाना माना डॉन है। विक्रम मुत्तू को देखते ही उसे सर कहकर बुलाता है। विक्रम कहता है कि सर अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होता। दरअसल मुत्तू ने विक्रम की सजा को कम करवाया क्योंकि विक्रम का जेल में व्यवहार काफी अच्छा था। विक्रम मुत्तू के साथ भेजने के लिए अपने 5 शूटर पहलवान देता है। इसके बाद जेलर एक खाने के दुकान पे जाता है और उस लड़के से बोलता है और उसे कहता है कि तुमने बोला था ना कि उस एसीपी को हमने किडनैप कर लिया है। और लड़का बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि एसीपी सर को कहाँ रखे हैं, लेकिन हाँ मुझे मूर्तियों की लोकेशन के बारे में मालूम है कि वो लोग मूर्ति किस रास्ते से लेकर जाते हैं। इसके बाद हम लोग पांडू को देख पाते हैं जो कि रास्ते के बीच एक नकली मूर्ति पकड़कर बोल रहा होता है कि ये मूर्ति किसकी गाड़ी से गिरी है, आप लोग इसे ले जाओ। काफी देर के बाद एक ट्रक वाला आता है जो कि कह रहा होता है कि ये मूर्ति मेरे ही ट्रक से गिरी हुई है, तुम इसे पीछे से जाकर मेरे ट्रक में रख दो। अब इसी बीच मुत्तू का एक छोटा आदमी ट्रक के नीचे कुंडी फंसा देता है। अब इस कुंडी की वजह से जेलर खड़े खड़े इस ट्रक को ही पटक देता है। अब इधर दूसरी तरफ वर्मा हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर को धमकाकर मुत्तू यानी कि एसीपी की फैमिली के बारे में पता लगा लेता है। वह मुत्तू को वीडियो कॉल कर कहता है कि अब तू क्या करेगा, तेरी फैमिली इस कमरे के अंदर है, अब मैं तुम्हारी फैमिली को इधर ही काट कर रख दूंगा। वहाँ दरवाजे पे लात मारने ही वाला होता है। तभी जेलर उसे मूर्तियाँ दिखाता है और सारे ट्रक्स की लोकेशन भी बताता है, जिससे वर्मा की फट जाती है क्योंकि इससे उसका करोड़ों का नुकसान होने वाला था। जेलर कहता है कि हिला डाला ना, साथ ही कहता है कि तुम मेरी फैमिली से 10 रुपए भीख मांग कर लेकर आएगा। इसके बाद जेलर जब सेटलमेंट के लिए पहुंचता है, मुत्तू कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रह, इस बार तो तेरा लक था कि मैं तुझे छोड़ दिया, बार बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारा धंधा भीख मांगना हो जाएगा। इसके बाद वर्मा जब वापस आता है तो वहाँ अपने लोगों को एसिड में डुबा रहा था क्योंकि इस बेइज्जती की वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ अपने लोगों के पास कॉल कर कहता है कि जेलर की पूरी फैमिली आज ही की आज ही रात खत्म हो जानी चाहिए, हमारे जितने भी लोग हैं वो सब जेलर के घर भेज दो। इधर जेलर जब रात के वक्त सो रहा था तो उसे अपने कमरे के बाहर लोगों की चलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वहाँ अपने पोते को बेसमेंट में छुपाता है। इसके बाद वहाँ अपनी पत्नी और बहू को डाइनिंग टेबल पे बैठाता है और उन्हें कहता है कि मैंने अपने बेटे को
अच्छे विचारों के साथ ही बड़ा किया है। सच्चाई के लिए सर कटाना है या फिर झुकाना, मैंने उसे सब सिखाया है। पूर्णिमा अब तुम ही बताओ, जिसका बेटा इतना खतरनाक हो उसका बाप कितना खतरनाक होगा। अब इस घर के अंदर जो कुछ भी होगा उन्हें देखकर तुम सब बस एंजॉय करो, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। इसके बाद घर के अंदर एक पे एक गुंडे आते जाते हैं और स्नाइपर्स इन सबको शूट कर ढेर करते जाते हैं। अगले दिन विक्रम के लोग, जिन्हें विक्रम ने मुतू के पास भेजा था, वो सब घर को साफ सफाई कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग शेर खान को देख पाते हैं, जिसके पास वर्मा कॉल कर कहता है, कैसे लोग भेजे थे तूने? शेर खान वो सब मारे गए। शेर खान कहता है कि अगर मुझे मालूम होता है कि तुम मेरे लोगों को जेलर के घर भेजवा रहा है तो मैं अपने लोगों को भेजता ही नहीं। वर्मा कहता है कि अगर तुझसे नहीं होगा तो तू बोल दे, मैं पंजाब से रफी भाई के पास कॉल करता हूँ। शेखर कहता है तू कॉल कर देख ले, वो कॉल नहीं उठाएगा। तब जाकर वर्मा को मालूम पड़ता है कि ये जेलर कितना डेंजर आदमी है। शेर खान वर्मा को एक कहानी सुनाता है कि आज से कुछ साल पहले जब तिहाड़ जेल में लड़ाई हो रही थी, तब अचानक से जेल में सायरन बजता है और जेलर का आने का वक्त हो जाता है। तब लड़ रहे सारे कैदी लड़ाई झगड़े छोड़कर सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और उन कैदियों के लिए एक जेलर नहीं यमराज थे। इसके बाद जेल के अंदर एंट्री होती है जेलर की। जब जेलर बोल रहे होते हैं तो बीच में एक आदमी उनकी बात को काट रहा था। तब जेलर उसके कान को ही काट देते हैं। MP MLA का धमकी दे रहा था। तब जेलर ने उनके गाड़ियों में ही बम फुटवा दिए। वर्मा, ऐसा था जेलर का दबदबा, अब तू पीछे मुड़, जेलर आ भी चुका होगा। अब वर्मा देखता है कि जेलर यहाँ आ चुका है और मेरे सारे गुंडे जेलर को मारने की जगह उसके साथ ही मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जेलर यहाँ आते ही वर्मा को बहुत ही बुरी तरह मारता पीटता है। अब काफी कुटाई धुलाई के बाद जेलर इसे जान से खत्म करने ही वाला होता है। तभी वर्मा कहता है कि सर आप मुझे एक मौका दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी वो अपना फोन खोलता है और जेलर को उसके बेटे करण की वीडियोज को दिखाता है। कहता है करण अभी तक मारा नहीं, जिंदा है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो करण के बारे में कैसे पता लगाओगे? अब ये सच्चाई जानकर जेलर काफी ज्यादा शौक हो चुका था। जेलर कहता है कि बता तुझे क्या चाहिए? वर्मा कहता है सर आप बहुत समझदार हो, मुझे बस एक एंटीक ताज चाहिए जो कि छत्रपति शिवाजी की टाइम से है। तुम मुझे वो ला कर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूंगा, जिसके बाद मैं इस देश को ही छोड़कर चला जाऊंगा। अब जेलर को ना चाहते हुए भी इस शर्त को मानना पड़ता है। इसके बाद जेलर अपनी दोस्त की मदद से एंटीक ताज के बारे में पता लगाता है। उसका दोस्त बताता है कि ये ताज एक मंदिर के अंदर है और मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन है जो मंदिर के ट्रस्टेड हैं, CM और प्राइम मिनिस्टर को। साथ ही एक और शख्स की परमिशन है जिसे पांडु जानता है। असलियत में ये जमीन उसकी थी, इसी वजह से उसे मंदिर का ट्रस्टेड बनाया गया। उसका नाम मोहन है और वह फिल्म का काफी ज्यादा शौकीन है। खुद को वह बहुत बड़ा हीरो मानता है और खुद ही के पैसों से ही वह अपनी फिल्म को शूट करता है। अब जेलर वर्मा के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जिस पर वर्मा कहता है कि मेरे 2 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें जितना समय चाहिए उतना ले लो। मेरे लोग मुझे तुम्हारे हर प्लान के बारे में बताएंगे। अब छोटा पैकेट बताता है कि मोहन इस लड़की से प्यार करता है और ये लड़की एक हीरोइन बनना चाहती है। मोहन थोड़ा शर्मिला किस्म का शख्स है। वह अपनी गिफ्ट डायरेक्टर को देता है और डायरेक्टर अपनी नाम से उस गिफ्ट को उस लड़की को देते हैं और हीरोइन समझती है कि डायरेक्टर सर ने ही मुझे गिफ्ट दिए हैं। जिसके बाद हम लोग एक गाने की शूटिंग को देख पाते हैं। मोहन एक अंगूठी डायरेक्टर को देकर कहता है कि तुम उस हीरोइन को दे देना, मगर डायरेक्टर अपने नाम से उस हीरोइन को गिफ्ट देता है। इसके बाद जेलर डायरेक्टर को किडनैप करता है और कहता है कि मैं सारी बात बता दूं मोहन को कि तुम हीरोइन को गिफ्ट अपने नाम से देते हो। डायरेक्टर कहता है कि सर मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मोहन मुझे मार डालेगा। इसके बाद जेलर कहता है कि मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर शूटिंग करते वक्त मोहन की मुझे कुछ फोटोज चाहिए। डायरेक्टर मोहन को बोलकर मंदिर के अंदर जाने का परमिशन कराता है और मंदिर के अंदर ही हम लोग पुरानी ताज को देख पाते हैं। इसके बाद गुरु इस ताज को देखता है। गुरु और पांड्या ताज को देखने के बाद मंदिर के बाहर आकर वर्मा को खबर करते हैं कि हमने ताज को देख लिया है। उसे चुराने के लिए जेलर एक सॉलिड प्लान बना रहा है। इसके बाद हम लोग मैथ्यू को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को मार पीट रहा था और वो भी अपने एरिया का एक डॉन था। वहाँ जेलर से मिलकर कहता है इस ताज को चुराना बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना तुम वर्मा को ही मार डालो, वो तो बहुत ही आसान है। देखो ये अभी मेरे कैमरे के सामने है, क्या मैं इसे अभी शूट कर दूं? तब जेलर कहता है नहीं मैथ्यू, मेरा बेटा उसके पास है। अगर मेरा बेटा उसके पास नहीं होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। इसके बाद मैथ्यू जेलर को बहुत ही हाईटेक गन देता है और इधर दूसरी तरफ डायरेक्टर मोहन को सारे स्क्रिप्ट को समझा रहा था। इसके बाद जेलर अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। इधर डायरेक्टर मोहन से उस सीन को शूट कर रहा था जिसमें वो मंदिर की ताज को चुरा रहा था और जेलर मंदिर की CCTV फुटेज के साथ मोहन की ताज चोरी वाली फुटेज को लगा देते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी देखते हैं कि मोहन मंदिर के अंदर ताज को चुरा रहा है। जिसके बाद होना क्या था, CBI वाले सब मोहन से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे कस्टडी में रहोगे जब तक तब तक इस ताज को चेक नहीं कर लिया जाता कि
ये असली है तब तक। इसके बाद ये लोग ताज को टेस्ट करने के लिए हाई सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि जेलर ने किया था। इसके बाद यहाँ पर काफी दमदार फाइट होती है और यहीं पर हम लोग जेलर के धांसू एक्शन सीन को देख पाते हैं। अब ताज को लूटने के बाद जेलर वर्मा के लोगों को सौंप देता है और उन्हें यहाँ से ताज के साथ भेज देता है और वर्मा के पास कॉल कर कहता है कि ताज मैंने भेजवा दिए हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वर्मा के पास उस ताज और साथी जेलर के बेटे करण को देख पाते हैं, जहाँ पे करण वर्मा को कह रहा था कि तुमने जो किया वो सही नहीं किया, हम लोग आराम से भी बैठकर बात कर सकते थे, मैंने तुमसे तुम्हारे हिस्से से 50% मांगा था, मगर तूने तो इससे गुस्सा हो गया और मुझे ही किडनैप कर लिया। वर्मा कहता है मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा बाप इतना सनकी है, मैं अब तुझे अपने धंधे में पार्टनर बनाकर 50% का हिस्सा देता हूँ। करण कहता है कि मैं अभी जाकर अपने पापा से मिलता हूँ, उन्हें शांत करता हूँ और जैसे जैसे केस ये ठंडा होता जाएगा तुम मुझे मेरा 50% दे देना। यहाँ पर वर्मा और करण के बीच जो कुछ भी बातें हो रही थी, इन सारी वाकया को जेलर घर बैठे बैठे देख रहा था। असलियत में जेलर उस नकली ताज में एक हिडन कैमरे को छुपा कर रखा था। वह इन सारी वाकया को वीडियोज में देख रहा था और उसे मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा कोई सच्चाई का पुतला नहीं बल्कि वह बहुत ही घटिया इंसान है। वह हमारे साथ इतने सालों से सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सारी सच्चाई जानने के बाद जेलर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन करण घर आता है, वह अपने पापा से गले मिलकर रोने लगता है। जेलर कहता है तुम थक गए होगे, अभी तुम जाकर आराम करो। इधर वर्मा को मालूम पड़ता है कि ये ताज असली नहीं बल्कि नकली है, जिससे वर्मा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह पांड्या और गुरु को जान से ही खत्म कर देता है। वर्मा करण के पास कॉल कर पैसे देने के लिए बुलाता है। इसे करण काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ वर्मा के अड्डे पे पहुँचता है, जहाँ पे वर्मा करण को कहता है कि ये ताज तो नकली है, तेरे बाप ने हम सबको धोखा दिया है और वो चाहता है कि वो तुझे यहाँ से जिंदा लेकर जाए, लेकिन मैं तुझे इधर ही टपकाऊंगा। तुझे खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और सुन, तू जितना अच्छा बनता है ना, तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में तुम्हारे पापा को मालूम पड़ चुका है, क्योंकि इस नकली ताज के अंदर तुम्हारे पापा ने एक कैमरे को छुपाया था। वो तो अब तक तुम्हारी काली करतूतों के बारे में जान ही चुके होंगे। अब वर्मा करण को मारने ही वाला होता है, तो अभी यहाँ जेलर की एंट्री होती है और वह यहाँ पर एक एक कर वर्मा के हर एक गुंडों को मारते जाता है। फिर भी वर्मा के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र बचा हुआ था। उसने पहले ही अपने कुछ गुंडों को जेलर के घर भिजवा दिया था उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए। जेलर को इस बारे में पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए वो अपने घर पे विक्रम को बुलाया था। यहाँ विक्रम वर्मा के लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारकर खत्म कर देता है और इधर वर्मा के सारे मूर्तियों का ट्रक्स मैथ्यू पकड़ लेता है। इधर जेलर वर्मा को उस एसिड वाले टैंक में डुबाकर मार डालता है और अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तू तो एक एसीपी है, तुम्हारी अच्छी सैलरी भी है, फिर तुमने लालच क्यों किया। तब करण कहता है कि पापा मैं बहकावे में आ चुका था, पापा आज के बाद से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, अब घर चलिए, ऋत्विक आपका वेट कर रहा होगा। जेलर कहता है देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं, मगर तुझे अपनी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। तो पुलिस में जाकर खुद को सरेंडर कर दे, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही तुम्हारे लिए इंसाफ होगा। मगर इसे करण गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप एक जेलर थे, आपको इतना भी दिमाग नहीं कि अगर मैं सरेंडर करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या। अब इसके बारे में आपको या फिर मुझे ही मालूम है, इसके अलावा जिनको मालूम था वो तो मर चुके हैं। मगर अब करण अपने पापा की तरफ ही गन पॉइंट करता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी जेलर का शूटर करण को शूट कर खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।